Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फरमाइश की थी कि चैप्टर नंबर 7 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की जाए, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने ये कहा कि इनऑर्गेनिक को कंटिन्यू रखें, तो मैं उनके लिए भी कोशिश करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जो हमारे चैप्टर रह गए हैं वो चैप्टर इनऑर्गेनिक में वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आहिस्ता आहिस्ता देते चले जाएं, ताकि आप अगर तैयार करना चाहें तो इनऑर्गेनिक भी तैयार कर सकते हैं और साथ साथ ऑर्गेनिक भी चलती रहेगी। आपको ये वाली बात पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर ना होती तो जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वो कपड़े भी पहनना आपके लिए मुश्किल होता। आपको एक बात याद होगी क्या, या फिर आपने फिल्मों में सुना होगा कि क्या होता था पुराने जमाने में, एक बहुत ही अच्छा कारीगर रेशम के लिबास बनाता था। वो रेशम कहाँ से आता था? जाहिर सी बात है वो नेचुरल था, रेशम के कीड़े से वो हासिल किया जाता था। रेशम का कीड़ा कोकून बनाता है और कोकून को प्रोसेस करने के बाद उससे रेशम का धागा अलग करते थे और फिर उसके बाद पूरा लिबास बनाने में बड़ा वक्त लग जाता था। यह कहलाता था रेशम का कपड़ा या रेशम का लिबास, जो सिलकर पहुंचता था बादशाह सलामत के घर। तो ये बादशाह ही थे जो सिल्क के यानी रेशम के कपड़े या उनके घर वाले ये रेशम के कपड़े पहना करते थे। लेकिन आज आप देखते हो कि वही आप जाते हो बाजार में और पूछते हो कि भाई रेशम का कपड़ा दे दें या सिल्क दे दें, तो वो आपको बताता है कि सिल्क आपके पास 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, जो अकॉर्डिंगली उसकी बनावट है उस हिसाब से आपको बता देता है और आप उसे खरीद कर पहन लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सिल्क का लिबास ख़वातीन पहनती हैं। तो आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो बादशाह पहना करते थे इतना कीमती लिबास जो बड़े अरसे बाद बनता था और बनने के बाद बादशाह बहुत सा उसको जो बनाने वाला था क्या देता था, उसको देता था इनाम। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है, रेशम का लिबास हर कोई पहन सकता है। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ है? ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज जानते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने ही ये फाइबर्स बनाकर दिए हैं। ये रेशम के कीड़े से हासिल होने वाला सिल्क नहीं है जो आप पहनते हैं या आप इर्द गिर्द देखते हैं, बल्कि वो एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो फाइबर बनते हैं उससे बनाया गया लिबास है। इसलिए वो आपके लिए सस्ता है और हर कोई उसको चाहे तो खरीद सकता है। तो आपको ये वाली बात बड़ी हैरान कौन लगी होगी कि वाह, वो चीज़ जो पहले कोई मुश्किल से पहनता था आज हर कोई पहन सकता है। ये केमिस्ट्री ने ऐसा जादू कैसे कर दिया? ये जादू करना बिल्कुल मुमकिन नहीं था जब 19th सेंचुरी थी। उस दौरान ही बहुत कुछ ऐसा हुआ जो तब्दील होकर रह गया। मैं आपको एक बात सिखाता हूँ या बताता हूँ, वो ये है कि जब 1828 में 1828 में वोहलर ने ये बात कही कि ऑर्गेनिक जो होता है वो सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स का नेम है या वो एक ऐसी शय है जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, यानी प्लांट से या एनिमल से हासिल होने वाली जितनी चीजें हैं वो ऑर्गेनिक हैं और उनसे ही हासिल की जा सकती हैं और लैब में नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स के पास एक ऐसी खास कुव्वत होती है या एक ऐसी मिस्टीरियस पावर है जो सिर्फ वही हो सकती है। तो चूंकि हम लैब में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नहीं बना सकते। अगर आपको ये बात थोड़ी समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्लांट को देखें ये हमारे पास सपोज कीजिए एक प्लांट है और ये मैंने उसके लीफ बनाए हैं। अब एक बात तो आप जानते हो, वो क्या कि लीव्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं फूड को। तो अब आपने जो फूड बनाना है वो किसके जरिए से बनाना है? लीव्स या प्लांट्स के जरिए से या प्लांट्स के ग्रीन पार्ट के जरिए से। लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है भाई, एक छोटा सा गमला और इस गमले में एक्चुअली हमने क्या रखा हुआ है, सॉइल। अब हमें यहां से मिनरल्स मिलेंगे। ये मिनरल्स आपने याद रखने हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल से मुराद ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि इनऑर्गेनिक हैं। हाँ जी, इनऑर्गेनिक है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। अब इनऑर्गेनिक मिनरल्स को प्लांट एब्जॉर्ब करता है। अब हवा से क्या लेता है जी? हवा से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वाली बात भी याद रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक है
और अब करते हैं आखिरी बात। भाई आखिरी बात ये है कि आपको ये तो पता है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी डालनी पड़ती है, और वो क्या है जी? वो है वाटर। वो भी रूट्स के जरिए से अब्सॉर्ब होता है। तो जो आपके पास H2O यानी वाटर है, चाहे वो मिनरल्स हैं और चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक। अब प्लांट ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ले लिया और लेने के बाद वो क्या करेगा? फूड प्रिपेयर करेगा। देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ सम मिनरल्स क्या बनेगा? C6H12O6 यानी ग्लूकोज। और आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जो ग्लूकोज होता है वो होता है जी ऑर्गेनिक। मैं यहां पे लिख देता हूं ऑर्गेनिक। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी क्या? एक्चुअली प्लांट कन्वर्ट कर सकता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यही बात जे बर्ज़ेलियस ने कही थी कि एक स्पेशल पावर है प्लांट के पास। इसी तरह एनिमल में भी ऐसा होता है कि वो भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेशक लेकर या फिर मिनरल्स को लेकर नए अपने जिस्म के हिस्से जो कि ऑर्गेनिक है बना लेता है। तो इस तरीके से, या चलो आप ऐसे करें, जानवरों की चर्बी खाते हैं, चर्बी क्या है? ऑर्गेनिक। प्लांट्स में भी आपको फैट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, जैसे कि सीड ऑयल्स। तो बात यहां पर यह है कि ये भी ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक चीजें पैदा हो रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दे कैन ओनली बी सिंथेसाइज इन लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी living things or plants and animals are the only sources of organic compound they can synthesize, but अगर हम चाहें तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कहां ले जाकर भाई? लैबोरेटरी में ले जाकर, लैब में ले जाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं कर सकते। ये था जी एक नजरिया जो काफी सालों तक ऐसा ही रहा और हर कोई सोचता रहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बन ही नहीं सकते, और इस तरह से बहुत तरक्की रुकी रही। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया, क्या वक्त आया भाई? कि वोलर ने 1828 में यूरिया तैयार कर लिया। यूरिया क्या है भाई? वैसे तो यूरिया ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है? एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी ऑर्गेनिक है। और यही यूरिया उसने तैयार किया लैब में। यानी लैब में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ, दैट इज यूरिया, तो कमाल ही हो गया। एंड यू नो इट वॉज वेरी मच सरप्राइजिंग। क्यों? क्योंकि जो पहले बर्ज़ेलियस ने कहा था किसके बारे में? वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सिर्फ और सिर्फ पैदा हो सकते हैं लिविंग्स और लिविंग्स के जरिए से, या आप कह लीजिए पौधों और जानवरों के जरिए से। वो नजरिया गलत होने जा रहा था। और इसके अलावा अगर ये बात वाकई दुरुस्त थी, यानी यूरिया का बनना जो बाकी बाद में दुरुस्त साबित हुई, उसने तो नए उफक खोल दिए, नए हॉराइजन्स, और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे। और आपको आजकल इंतहाई ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं। मैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस के एतबार से बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम एक बात छोटी सी गैस करते हैं यहाँ पर कि हुआ क्या है। जैसे पौधों ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस तैयार किए, इसी तरह से वोहलर ने लैब में कुछ ऐसा किया कि अमोनियम साइनेट लिया, NH4CNO। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो आप मिनरल के तौर पर डायरेक्टली भी ले सकते हैं, इसको मुख्तलिफ मिनरल्स को या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिलाकर भी हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास अमोनियम साइनेट, इसको किया गया गर्म और एक केमिकल रिएक्शन हुआ। आपको यूं याद कर लीजिए भाई, कितने N है यहाँ पर? 1 and 1, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं जी यहाँ पर? 4। तो आप ऐसा करें, यहाँ लिखें NH2 यानी 1 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, इसी तरह से 1 नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। ये आपके पास हो गए भाई दोनों N और चारों H। बाकी क्या रह गया? CO। तो यहां पे डालें C और यहां पे लिखें O। दैट इज NH2 ट्वाइस CO, ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज यूरिया। जब ये प्रिपेयर हुआ तो भाई हैरत हो गई, यानी हैरत
से समझ लीजिए कि लोगों की आंखें फट गई होंगी, भाई वो ये क्या कर दिया इसने, जो चीज़ हो नहीं सकती थी वो कर दी है। और ऐसा ही होता है साइंटिफिक दरियाफ्तों में, इजादात के अंदर, या जब नई चीज़ें खुलकर सामने आती हैं तो वाकई हैरानगी होती है। और इसके बाद हुआ क्या, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी तस्वीर पेश करूंगा कि अगर ये चीज़ ना होती तो इसके बाद क्या चीज़ मिसिंग हो जाती हमारे वर्ल्ड से, या हम क्या चीज़ें आज नहीं पा सकते थे, उसके बारे में मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंस समझाता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात समझा देता हूं। जो लोग यहाँ पर नए हैं और जिन लोगों को अभी नहीं पता कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और 2 भी हो चुका है सेकेंडरी क्लास का या क्लास 12 का, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाले लेक्चर आपको मिल जाए, वरना वो आपको नहीं मिलेंगे। चले बहरहाल चलते हैं जी नेक्स्ट बात की तरफ। यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ। जैसा कि वॉलर ने तैयार किया था यूरिया को, इसी तरीके से कोल्ब ने 1845 में कैल्शियम और हाइड्रोजन से एस्टिक एसिड बनाया था। और इसके बाद काफ़ी सालों के बाद बर्थलॉट ने 1856 के अंदर क्या किया, बेरियम फॉर्मेट से मीथेन तैयार किया था। ये मीथेन भी, एस्टिक एसिड भी और यूरिया भी, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी आप समझ लीजिए कि एक बंदे ने शुरुआत की और वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित किया, और फिर वॉलर के बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर इंपॉर्टेंस को देखें तो भाई इसका कोई मतलब मुकम्मल तौर पे आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत जो है ना वो हम कोशिश करते हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत कोशिश ये करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को खुद को देखो, भाई आपकी जो खाल है, आपके जो बाल हैं, आपके जो अंदर यानी इंटरनल है और एक्सटर्नल जितनी भी मॉर्फोलॉजी है और जो आपकी फिजियोलॉजी बेस करती है, जिन सारे स्ट्रक्चर्स पर और कंपाउंड्स पर, वो सब ऑर्गेनिक है, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक है। जैसे देखो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, ये सब के सब क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट 3 हिस्से हैं आपकी बॉडी के। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, मौत हो जाएगी, आप होंगे ही नहीं या आप बन ही नहीं सकेंगे एक्चुअली। तो बात ये है कि ये सब के सब ऑर्गेनिक है। हाँ, हम पानी के बने हैं, लेकिन पानी एक इनऑर्गेनिक कह लीजिए कंपाउंड है, बट ये इन कॉम्बिनेशन काम करता है विद द ऑर्गेनिक। यानी आपकी बॉडी में इवन के जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें भी ऑर्गेनिक रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हैं। वाटर एक मीडियम है, मतलब आप ये ना कहें कि पानी ज़्यादा है तो फिर पानी से बने, हम सिर्फ पानी से नहीं बन सकते हम। आपकी खाल देखो, एक बात सुनो, कभी ऐसा हुआ है अगर आपको यूं कहा जाए कि आप नहाने जाओ, आप ऐसे शावर के नीचे खड़े हो या पानी डालो अपने ऊपर और आप ऐसे क्या कहते हैं डिजोल्व होकर, सॉल्युबल होकर नाली में चले जाओ, जी क्या वो बंदा नहाने चला गया था, मर गया या खत्म हो गया, गुम हो गया, सॉल्युबल हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी सारी इनऑर्गेनिक होती, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, और जो वाटर है वो भी आयनिक होता है। तो आप अगर आयनिक कंपाउंड ऊपर से डालते यानी वाटर, और आप खुद भी आयनिक कंपाउंड्स के बने होते या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने होते, तो आप डिसॉल्व होकर नाली में निकल जाते, गटर में फिर रहे होते कहीं ना कहीं। तो वही बात यहाँ पर यह है कि अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको तख्लीक किया है। वो कैसे? आपकी जो मेम्ब्रेन है वो सारी बनाई है ऑर्गेनिक, और उसमें जो पानी भरा है, चाहे वो 70% to 90% ही क्यों नहीं है, वो उसके अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाया गया है, उसके अंदर वाटर भी रखा गया है, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं, मजबूत तरीन दांत भी बनाए हैं, और क्या कहते हैं बाल जो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ये भी अलग चीज़ें हैं। बहरहाल पूरी बॉडी आपकी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मज़र है, एक समझ लीजिए एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आप सब आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज ना हो तो क्या होगा, हम अपने आप को ही नहीं पढ़ सकते, हम यही नहीं जान सकते कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी बॉडी में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट है या फैट्स। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो भी ऑर्गेनिक होती हैं। तो क्या मतलब हुआ, हम मेडिसिन के बारे में ये बता नहीं सकते कि हम कौन सी मेडिसिन खाएंगे। भाई खुद सोचो, आजकल की ज़िंदगी में अगर मेडिसिन ही ना हो तो आप लोगों को मरते देखोगे। अगर मोर्टेलिटी रेट यानी शरह अमवात कम है तो इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि हम मेडिसिन से क्योर हो जाते हैं, क्योंकि अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज जानते हैं, हमने मेडिसिन बनाई है अपनी ज़रूरत के मुताबिक और उसे खाते हैं, और तमाम केमिकल रिएक्शंस भी जानते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जिसकी वजह से हम या हमारी मेडिसिन जो है वो वर्क करती हैं।
मेडिसिन को तो छोड़िए, अगर आप अपनी खुराक को देखें, आपके फूड में क्या होता है, आपके फूड में बेसिकली वही कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में होते हैं। यानी आप बाहर से क्या खाते हो, गोश्त, गोश्त क्या होता है, प्रोटीन। अगर आप बाहर से क्या खाते हो, सब्जियां, सब्जियों में मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, ठीक है। और सब्जियों में आपको बहुत और चीज़ें भी मिल जाती हैं जो कि जैसे डिफरेंट किस्म की होती है ना सब्जियां, जैसे बीन्स खा लें तो बीन्स में क्या होता है, ऑयल मिलेगा, आपको फैट्स मिलेंगे, ऑयल भी मिलेंगे आपको। क्या कहते हैं, कुछ जगहों पर जैसे आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा लेते हैं तो आपको वहां पर मिनरल्स भी मिलेंगे और डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलेंगे जो आपकी बॉडी में, जैसे फाइबर्स आप पढ़ते होंगे, शायद कभी आपने इस चीज़ के बारे में जाना हो कि आके जिसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कि फूड की जो मूवमेंट है, या क्या कहते हैं, हम फूड जो खाते हैं वो मूव करना होता है, उसके मूवमेंट के अंदर डाइटरी फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डाइटरी फाइबर बहुत अच्छे सेलुलोजिक फाइबर पे मुश्तमिल होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक है। मतलब बोलते जाओ तो बोलते ही जाओगे, इसके अंदर जहां भी अंदर तक जाओगे, कोई भी हार्मोन का जिक्र करोगे, किसी विटामिन का जिक्र करोगे, किसी भी टेंडन्स का जिक्र करोगे, लिगामेंट्स का जिक्र करोगे, मसल्स का जिक्र करोगे, हर जगह पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब है आपकी पूरी बॉडी जिस चीज़ से बनी है तो जाहिर है बढ़ेगी या डेवलप भी उसी चीज़ से करेगी। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन है तो आप मजीद बाहर से प्रोटीन खाओगे तो मजीद प्रोटीन आपकी बॉडी में बढ़कर आपको क्या करेगी, डेवलप करेगी, आपको ग्रोथ देगी। इस तरह अगर आपके अंदर लिपिड्स की ज़रूरत है तो लिपिड्स खाओगे तो भाई एनर्जी आएगी। लिपिड ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ द एनर्जी। फूड के बाद चलते हैं हम अपनी क्लोथिंग की तरफ। क्लोथ्स, कपड़े, मैंने शुरू में जिक्र किया था, हमारे पास जो क्लोथ हैं ये एक स्पेशल फाइबर्स के बने हैं जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉलेज को जानकर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और बनाने के बाद इसको फिर मोल्ड कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ कपड़े बना सकते हैं, इससे मुख्तलिफ कालीन बना सकते हैं, इससे चादरें बना सकते हैं, एंड सो ऑन। जितनी भी क्लोथिंग है ज़्यादातर वो आपके पास। देखिए कभी आपने सुना होगा भाई सर्दी में पहले ऊन काम आती थी, ऊन यानी ऊनी लिबास पहनते थे वूल के, और वो क्या कहते हैं, समझ लीजिए कि बड़े मोटे मोटे होते थे, बंदा सर्दी में ऐसे मोटा मोटा होकर निकलता था जहां भी जा रहा है जी। लेकिन अब वो कहते हैं एक पतली सी बारीक सी आपके पास क्या होगी, वेस्ट होगी, या आप कह लो शर्ट की तरह की होगी, उसे पहन लो, सर्दी खत्म। भाई क्या है उसके अंदर, वो पॉलीएस्टर्स हैं, वो कमाल के पॉलीएस्टर्स हैं जो कि आपको एक तरह की ऐसी स्किन देते हैं आपके जिस्म के ऊपर जो कि इंसुलेटर है। यानी कमाल की बात है। आपकी अंदर जो गर्मी है, क्योंकि आप खाना खाते हैं, वो खुराक टूटती है, वो आपको हीट भी देती है, वो आपको एनर्जी भी देती है, तो वो हीट अंदर रिजर्व रहती है। इस तरह आपका बाहर का माहौल जो है वो अलग अलग रहता है, इंटैक्ट रहता है। यानी बाहर का माहौल ठंडा, आपका जिस्म जो भी है वो है, तो दरमियान में क्या गई, वो एक बारीक पॉलिएस्टर की परत। इस तरह आप बहुत अच्छे अच्छे से सर्दियों के अंदर कोट पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, और ऐसे मोटे मोटे दिखने की जरूरत नहीं है। बड़ी आसान सी बात है ये। इसी तरह से आप बात करते हैं रबर के बारे में। रबर बोलते हैं, रबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो रबर सिंथेटिक रबर होती है। अच्छा, कभी आपने टायर्स देखे, टायर्स गाड़ियों के, ट्रक के, ट्रैक्टर के, ट्रॉलर्स के, और सबके सब क्या है, वो भी भाई ऑर्गेनिक है। आप खुद सोचो, अगर ये निकाल देते, पहिया निकल जाता। भाई पहिए के बगैर क्या चलाते, कपड़ों के बगैर क्या पहनते, वो सर्दी में मोटी मोटी रुई वाली मोटी मोटी समझ लीजिए रजाइयाँ लेके फिर रहे होते, ठीक है ना। तो देखो, इमेजिन करो अपने पास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉलेज के ना होने पर आपको किस तरह की कमियां महसूस होती हमारे इर्द गिर्द। और पहिया ना होता तो भाई मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ट्रक श्रक सब कुछ ही गायब। चलाते कैसे? बेशक जो हमारे पास क्या है, बड़े बड़े क्या कहते हैं फूड खा लेते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन उस फूड को हम कहीं बचा नहीं पाते थे। मतलब अगर आपने सेब तोड़ लिया है, सेब, और उसके बाद उसे खाया नहीं है, तो आप उसे चंद हफ्ते ही या विद इन वीक ही क्या कर सकते थे, अपने पास रखते थे, वरना खराब। लेकिन आजकल के दौर में प्रिजर्वेटिव्स आ गए हैं। आप उन्हीं फलों को काट कर या डिफरेंट तरीकों के साथ उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये भी ऑर्गेनिक है। यानी वो खुराक हम स्टोर नहीं कर पाते थे और वो खराब होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता था, तो क्या होता था, वो खुराक की जो किल्लत है वो हमने दूर कर ली है। मतलब अब हम फल लेते हैं, डिफरेंट सब्जियां भी ले सकते हैं, डिफरेंट किस्म के मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। और केमिकल जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, अगर उनका रोकना हो या उनको चलाए रखना हो तो हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जो बैरूनी अवामिल होते हैं उस रिएक्शन को चलाने में या रोकने में, या फिर देखें जो चीज़ों का गलना सड़ना है ना, वो भी एक केमिकल एक्टिविटी है। तो केमिकल एक्टिविटी को रोक
रोका रखा है, किसने? प्रिजर्वेटिव्स ने। और इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ प्रिजर्वेटिव्स का यूज कर कर आप अपनी खुराक को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं और ग़िज़ाई किल्लत का सामना नहीं होगा। वरना क्या होगा, जो आपका फल किसी एक इलाके में होगा वो उसी इलाके में सर्व हो जाएगा, वो नीचे इलाकों में या बड़े ऊंचे इलाकों में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है ना वो पहाड़ों से नीचे की तरफ आती है। तो ऊपर पहाड़ों पे उगने वाली चीज़ नीचे नहीं आएगी, नीचे उगने वाली चीज़ पहाड़ों पर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके आने और जाने के लिए कई दिन लग जाते हैं, और उन दिनों के अंदर अगर प्रिजर्वेटिव्स का सही इस्तेमाल ना किया जाएगा तो क्या होगा, पहुंच नहीं पाएगी, खराब हो जाएगी ग़िज़ा। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी ग़िज़ा को अच्छा करके स्टोर कर कर उसकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक इस्तेमाल किया है। कब? जब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हासिल होने वाले प्रिजर्वेटिव्स मिल गए हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए क्या करता हूँ, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं जो मैं थोड़ा थोड़ा बयान कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आप याद भी करते रहें और आपको समझ में आ रहा है कि हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंस का जिक्र कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने जिक्र किया बायोमॉलिक्यूल्स का, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एटसेट्रा। फिर हमने जिक्र किया फूड का कि भाई फूड सारा ऑर्गेनिक है, क्योंकि हमें वही खाना है जो हमारी बॉडी के अंदर हमें फ़ायदा देगा, और वो वही है जो हमारी बॉडी से मुशाबियत रखता है या सिमिलर है। नंबर 3 हमने जिक्र किया मेडिसिन का, यानी हमारी जितनी भी मेडिसिन है वो भी अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी है, और हमारी बॉडी ऑर्गेनिक है तो मेडिसिन भी ऑर्गेनिक है, और मेडिसिन से होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं या मज़ीद अंदर जाके तब्दीलियाँ हैं वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी में ही आती हैं। फिर हमने बात की क्लोथिंग के बारे में, जो क्लोथ्स हैं वो भी ऑर्गेनिक हैं और आजकल सिंथेसाइज हो रहे हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स के ज़रिए से, या फिर आप कह सकते हैं वो एक पॉलीमर के तौर पर काम आ रहे हैं। जैसे मैंने पॉलिएस्टर की एग्जांपल दी जो कि इंसुलेटर का काम करता है, और मुख्तलिफ किस्म के कोट या पैंट्स सर्दियों के कपड़े बनाने में काम आता है, और भी किसी किस्म के फाइबर जो कि गर्मियों के लिए बनाए जा सकते हैं वो भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सर्दियों के लिए ही हो। नंबर 5 पर हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक रबर की। सिंथेटिक रबर, जिसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास टायर्स की जो रबड़ है या जो ऊपर चढ़ा हुआ जो मेन टायर का पार्ट है वो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट बात की प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में। ये प्लास्टिक तो भाई कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही, बताओ। देख लो अपने कमरे में, अपने इर्द गिर्द, मोबाइल ही देख लो, प्लास्टिक का ही ज़्यादातर बना हुआ है, ठीक है। और कंपोनेंट्स भी हैं लेकिन प्लास्टिक उसकी मेन बॉडी है। अगर सोचो तार ही तार होती, कॉपर तो हमारे पास, मेटल तो पुराने भी ज़माने में हुआ करते थे, अगर उसके ऊपर प्लास्टिक ना चढ़ती तो फिर क्या होता, दोनों तारें मिल जाती। दो तारें कैसे लेके जाते जगह जगह पर, एक तार अलग से एक तार अलग से, किसी का भी हाथ लग जाता, अर्थ हो जाता, पूरे घर में करंट आ जाता। यानी अगर आप आज बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, बटन भी प्लास्टिक का है जो आप ऑन ऑफ करते हो, ठीक है। आपके पास मार्कर भी प्लास्टिक का है, बॉल पॉइंट भी प्लास्टिक का है, पेन भी प्लास्टिक का है, व्हाइट बोर्ड भी प्लास्टिक का है, ठीक है जी। आप अपने बटन देखेंगे प्लास्टिक के हैं, ठीक है, बटन भी प्लास्टिक के। ओ भाई अपने कपड़ों के अंदर भी कई जगह प्लास्टिक लगा हुआ है, तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। खाना खाते हो, रोटी खाते हो, किस में रखते हो? छब्बी में। पहले ज़माने में तो चलो लोहे में रख लेते थे, यानी मेटल्स के अंदर, तो उसकी बनी होती थी, समझ लीजिए हम छब्बियाँ कहते हैं, छब्बी कह लो या क्या कहते हैं आप, उसकी स्पेशल जो रोटी रखने वाली होती है, तो वो डिफरेंट अंदाज की होती हैं। अगर आपको मैं पुराने ज़माने की याद दिलाऊं तो एजेस हैं, मतलब एराज हैं। जैसे एक एरा ऐसा था जिसमें इंसान गारों में रहता था, मतलब आप उसे कहोगे स्टोन एज थी, हर चीज़ पत्थर की। भाई घर भी पत्थर के, जो गारों में रहते थे, जो उनके बर्तन होते थे वो भी पत्थर के, भाई पत्थर के अंदर पानी पीते थे। तो जब भी, यानी हर चीज़ भारी भारी समझ लो, पत्थर ही पत्थर। अगर उसने शिकार करना है तो शिकार के लिए जो औजार थे वो भी पत्थर के बने होते थे। तो हर चीज़ आप देखोगे जो बेसिक यानी नीड्स होती हैं वो पत्थर से बनाई जाती थी। फिर उसके बाद एक और एज आई, दैट इज़ मेटल एज, यानी उसमें धात का इस्तेमाल होने लगा। धाती बर्तन बनने लगे, धाती औजार आने लग गए, ठीक है, नेज़े बनने लगे, और इस तरह से कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल भी था, जैसे लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल भी थोड़ा बहुत कर सकते थे, जो वहाँ पे नेचुरल चीज़ें थी। तो आपके पास ऐसे आ गई, यानी पहले आप कह सकते हैं कि अगर स्टोन एज थी, उसके बाद आप वुड एज भी ला सकते हैं दरमियान में। वुड एज से मुराद है कि लकड़ी की हर चीज़ बनाना
बनाना शुरू कर दी, लकड़ी की छाल से चीज़ें बुनना शुरू कर दी, लकड़ी से काम चलना शुरू हो गया। ये नहीं पत्थर खत्म हो गए, पत्थर लकड़ी मिक्स करके काम करने लगे। फिर ये मेटल के बारे में मैंने बात की, तो मेटल और लकड़ी को मिलाकर जैसे अगर नेज़ा बनाना है या तीर बनाना है तो आगे क्या लगेगा, मेटल पीस, पीछे क्या लगेगा, लकड़ी। तो इस तरीके से भाई तब्दील होने लगे। और मेटल के बाद फिर हम मिसाल के तौर पर चलते चलते अब पहुंचे हैं कहाँ पर, प्लास्टिक एज में। यानी अब हम प्लास्टिक एज में, हर चीज आपकी प्लास्टिक है। मैंने कहा रोटी रखने की भी प्लास्टिक में है, अगर चाय पीनी है कप भी किसका बना है, प्लास्टिक का बना है। ठीक है, ये नहीं है कि मेटल बिल्कुल नहीं रहा, मेटल भी साथ साथ इस्तेमाल होता है जैसे आप देख रहे हो, लेकिन बेसिक ज्यादातर चीज जो इस्तेमाल हो रही है, यानी बेसिक जो फाउंडेशन है वो प्लास्टिक से चलना शुरू हो गई है। तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक है भाई। खुद सोचो, अगर ये प्लास्टिक ना होता तो दुनिया की एज ही तब्दील ना होती, यानी दुनिया वो पुराने वाले काम कर रही होती, हर चीज भारी भारी होती। मोबाइल तो आप इस्तेमाल ना कर सकते भाई, ठीक है ना, क्योंकि आप धातों की मोबाइल तो नहीं पकड़ सकते थे ना। शीशा भी इस्तेमाल होता है, गिलास भी इस्तेमाल होता है। गिलास किसका बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, गिलास पहले जमाने में बनता था, लेकिन जैसे वो गिलास होता था दूसरा, जिसमें आपने पानी रखा, थोड़ा सा भी हिला तो टूट गया। लेकिन अब आप कहते हो जी आके मोबाइल के ऊपर एक बड़ा कमाल का कवर लगा हुआ है, प्लास है शीशा की तरह दिखता, लेकिन एक्चुअली वो प्लास्टिक है। इसलिए मोबाइल जब गिर जाता है तो अक्सर औकात बच जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं मसला हो गया, हर चीज़ की एक स्ट्रेंथ होती है, अगर उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर आ गया तो वो चीज़ टूट जाएगी। भाई ये ओलेड डिस्प्ले है, ये हमारे पास D9 कवर है, ये 9D कवर है, ये हमारे पास ऐसा कवर है, वो सब किसके बने हैं, प्लास्टिक के बने। तो प्लास्टिक यानी मोबाइल चूंकि आपके हाथ में होता है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर यही नहीं होगा तो फिर आपकी लाइफ सोचो कैसी चलती। पुरानी कैलकुलेटर भी गायब कर दो क्योंकि वही प्लास्टिक के बने होते हैं। सोचो, देखो इर्द गिर्द प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल ये आपको मैंने प्लास्टिक के बारे में बताया। प्लास्टिक बोल सकते हैं या आप एक लफ्ज़ बोल सकते हैं पॉलीमर। एक्चुअली प्लास्टिक एक पॉलीमर है। छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जोड़कर एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाए तो आप उसे कहोगे ये पॉलीमर है। ठीक है, और वो पॉलीमर में कई तरह की चीजें हो सकती हैं जिसमें प्लास्टिक भी शामिल है। तो अगर आपने लफ्ज सुना है पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन जो है वो प्लास्टिक से मतलब रिलेट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, और वो नेक्स्ट बात क्या है, वो नेक्स्ट बात ये है कि अगर आप जिक्र करते हैं किसका भाई, पेंट्स का। पेंट्स क्या है भाई, पेंट्स घर में किए होते हैं हर जगह के ऊपर। पेंट कई तरह के होते हैं, वाटर इमल्जन भी होते हैं, ठीक है, ऑयल पेंट्स भी होते हैं। जो कलर्स हैं बेसिकली, जिसको आप पेंट्स और इकट्ठा लफ्ज लिख लो डाई। जो पेंट्स हैं, डाइज हैं, ये एक जैसी चीजें हैं। और इसमें एक चीज और भी ऐड कर लें, बेशक इसको नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड वार्निश। ये आमतौर पर लकड़ी पे किए जाने वाले पेंट हैं। बेसिकली ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिन्हें सॉल्वेंट में डालकर लकड़ी पे डाला जाता है। वो सॉल्वेंट उन कंपाउंड्स को लकड़ी की दर्जों में, यानी बारीक बारीक जो खदोखाल हैं उनमें भर देता है और खुद उड़ जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड लकड़ी के साथ चिपक जाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम पेंट्स में भी ऐसा होता है कि उसमें एक सॉल्वेंट होता है जो आमतौर पर ऑर्गेनिक होता है, वो भी ऑर्गेनिक होता है, और जो कलर है वो भी ऑर्गेनिक है। पेंट का जो कलर है वो तो दीवारों पे चिपक जाता है या डिफरेंट बर्तनों पर या डिफरेंट मेटल्स पर लग जाता है, लेकिन सॉल्वेंट उसमें से उड़ जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम ये भी देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है, ये आपके पास सॉल्वेंट सिस्टम है, यानी एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉलिड है और उसमें सॉल्वेंट है। वो जो मैंने लिखा है वो लिखा इसलिए गया है कि एक सॉल्वेंट निकल रहा था लिक्विड की फॉर्म में और उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो उसके साथ साथ चलते रहे। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि मैंने जब इसको ऐसे किया, सॉल्वेंट उड़ गया और क्या रह गया यहाँ पर, एक छोटा सा हल्का सा पाउडर। ये पाउडर क्या है, ये ऑर्गेनिक है। बहरहाल यहाँ शायद आपको नजर तो नहीं आएगा, ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, नजर आ गया आपको। अब आ जाए वापस, यानी आपने देखा कि भाई ये जो मैं सारा लिख रहा हूं ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज की वजह से है। जब तक ये वाली बात हमें पता नहीं थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़ाया जा सकता है, इसके पहले तो सिर्फ ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। तो उस वक्त तक कितनी चीजें मिस हो रही थी हमसे, और उसके बाद तो फिर जादू ही हो गया। और देखें, इमेजिन करते रहें, खत्म ही नहीं हो रही कितनी बड़ी बड़ी अहम चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं। थोड़ा सा और पढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ जी, एक बात पढ़ते हैं, कॉस्मेटिक्स। लड़कियों का तो दिल टूट जाता अगर भाई सुर्खी पाउडर ही ना होता, क्या करते, यानी कितनी दुनिया बेरंग लगती। तो उसका मतलब कहने की ये बात है कि कॉस्मेटिक जितने भी सुर्खी पाउडर से मुराद है सब कुछ, जो भी, बहरहाल मैं तो नहीं जानता, लेकिन जितनी भी खवातीन लगाती हैं वो सारे कॉस्मेटिक्स ऑर्गेनिक है। ठीक है जी, अगर वो ना होते तो फिर
शादियों पे कैसा लगता है, यानी बड़ी वैसे फायदा भी होता है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं सारे के सारे। कोई ब्यूटी पार्लर तो होती ना, बस मुंह पे वहीं कोई ना कोई चीज़ पुराने ज़माने वाली पाउडर होता है, एक टेल्कम पाउडर जिसे बोलते हो, टेल्क स्टोन भी होता है, वो पीस कर पत्थर वो मुंह पे लगाते थे पुराने ज़माने में जब ये ऑर्गेनिक नहीं थी, तो वही लगा के वही थोप थाप के निकल जाते। तो बात यहाँ पर ये कहने की कि कॉस्मेटिक्स की जो इंडस्ट्री है वो आजकल दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में शामिल होती है, और वो सब कॉस्मेटिक्स किससे बन रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज की वजह से। तो भाई पता लग गया होगा अब तो। एक बात और पढ़ते हैं, और वो क्या है जी, वो है जी पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ज़रूरियात खाने पीने की बढ़ रही हैं, फसलें ज़्यादा उगानी पड़ रही हैं, पर एकड़ पैदावार ज़्यादा लेनी पड़ रही है। भाई ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तभी मुमकिन होगा जब आपके पास अच्छे फर्टिलाइजर्स मौजूद हैं। तो अच्छे फर्टिलाइजर्स कैसे हासिल करोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज से। तो उसका मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने यहाँ भी कमाल कर दिया। यानी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होती या उसका नॉलेज हमें इसी तरह पता ना होता तो हम ऐसे फर्टिलाइजर ही ना बना पाते जिससे हमारी फसलों की जो पैदावार है वो बढ़ती, और इस तरीके से फसलें कम होती, और फिर लोगों के अंदर क्या होता, मुकाबला और लड़ाई झगड़े फसादा ज़्यादा होते, खाने पर लड़ाई होती रहती है। अभी भी बहरहाल होती है कुछ लोगों में, लेकिन इतना मसला नहीं है। बट ये है कि फर्टिलाइजर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मरहूने मिन्नत है। एक और बात करते हैं, दैट इज अबाउट द डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स यानी कि सर्फ, साबुन वगैरह सारा कुछ इसमें शामिल है। आप खुद देखें, मुंह रोजाना धोते हैं, कपड़े धोते हैं, कितना जो बर्तन धोते हैं, ये सब के सब धोने की जो चीज़ें आपको मिल रही हैं ये सब के सब क्या है, ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पर फिर बात समझ में आई, वो क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई कमाल है। यानी यहाँ पर अगर वोहलर जे बर्जेलियस को कहता भाई वाइटल फोर्स थ्योरी तेरी रॉन्ग है, अगर वो ये ना कहता तो फिर क्या होता, आज इन सब चीज़ों से हम महरूम रहते। तो बहरहाल मतलब जितना भी बोलते रहो ना, यहाँ से शुरू करो वहाँ तक जितना मर्जी चलते रहो, पूरे कमरे को देखो, कमरे से बाहर देखो, अपने हाथों में देखो, ठीक है, अपनी घड़ी को देखो, आपको और खुद को देखो, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर एक हैरत अंगेज बात समझाता हूँ, वो ये कि अगर हम बात करते हैं किसकी, एक पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन जो ग्रुप 4 का एलिमेंट है, दिस इज द ओनली कार्बन विच गिव्स millions of the organic compounds. Perhaps the rest of all the elements in the whole periodic table would not give you such a number of compounds. कमाल हो गई बात, कार्बन अकेला ही कमाल है। यानी अब आपको ये वाली बात भी समझनी पड़ेगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में कार्बन की केमिस्ट्री है। जहां जहां आपको कंपाउंड्स में कार्बन मिलेगा सिवाय चंद के, वो चंद कौन है उनके बारे में आगे जिक्र करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। वो हैं जिनके अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली प्रॉपर्टीज नहीं है। जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इनऑर्गेनिक है, हालांकि इसके पास भी तो कार्बन है। एनीहाउ, तो इस तरह की बातें बाद में करेंगे, लेकिन अब आपको समझ में आ गई कि कार्बन की केमिस्ट्री, अकेली केमिस्ट्री को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सिंपल तारीफ है, लेकिन आपको आगे चल के यह पता चलेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ चलते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हम पढ़ेंगे आगे जाकर। ये सब के अंदर कार्बन हाइड्रोजन है, बट कार्बन को क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो असल में कैटिनेशन कर कर एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है। बेसिक फ्रेमवर्क से मुराद है बैकबोन बनता है पूरे मॉलिक्यूल की। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक वजाहत देता हूं। जैसे अगर देखो मैं कहूं कार्बन 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 कार्बन, कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर मैं यहां पे लगा देता हूं C डबल बॉन्ड O, चलिए आसान एग्जांपल देते हैं जो आपके व्हाइट बोर्ड पर मौजूद भी है। वो ये है कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ CHO, यहाँ लिखता हूँ OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, 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 और जहाँ जहाँ कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई नहीं है, 4 नहीं है, वहाँ पर आपने H लगाना है, यही ज़रूरी है। तो कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई करने के लिए H होता है, ना कि H एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो आप देख रहे हो कि ये क्या है जी, ये कार्बन विच इज द बेसिक एलिमेंट और द बैकबोन और द फ्रेमवर्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट कार्बन। अगर ऐसा है तो ये
ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? दैट इज C6H12O6, इट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो आपको ये वाली बात बताई गई है कि भाई कार्बन की केमिस्ट्री तो हर जगह फैली हुई है और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपने देखा कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो हम अब तारीफ अगर करना चाहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो हम कहेंगे द स्टडी of the carbon and hydrogen means hydrocarbons and their derivatives, यानी कार्बन हाइड्रोजन में अगर आप ऑक्सीजन डाल दो, नाइट्रोजन डाल दो, सल्फर डाल दो, फास्फोरस डाल दो, तो जो नए बनेंगे वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, तो उनको कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी अगर सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस हुआ तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट मींस द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज नो बाउंड्री। अब तक के लिए इतना ही, कोशिश करें सारा पढ़ें, एक दफ़ा समझें और आपको आ जाएगा। तो लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, इर्द गिर्द अपने शेयर कर लें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और हमारा चैनल भी ग्रो करे। और आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर द पार्ट ऑफ माई चैनल और माई फैमिली। ठीक है, आप भी खुश रहें, मुझे भी खुश रखें और पढ़ते रहें मज़ीद आगे उमैर खान अकेडमी में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा।